कोरोना का कोहराम कैसे लगे लगाम। देश में कोरोना का संकट अपना विकराल रूप दिखा रहा है। हर दिन बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों की बात करें तो एक बार फिर 1,60,000 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 880 लोगों की जान गई है। बीते कुछ दिनों में हर रोज 1.5 लाख से अधिक केस दर्ज हो रहे हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच देश के कई हिस्सों में पाबंदियां भी लौट आई हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर विचार चल रहा है और लॉकडाउन लगना संभव भी माना जा रहा है, जिस पर 1-2 दिन में फैसला हो सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में पहले ही नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था और अब भोपाल में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है। भोपाल में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी रहेगा। गुजरात में भी कई शहरों में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच भोपाल में सोमवार रात 9 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में 52 जिलों में से करीब 19 जिलों में 7 से 9 दिन के लिए लॉकडाउन यानी कोरोना कर्फ्यू लगाया जा चुका है। सरकार का कहना है ये लॉकडाउन नहीं है बल्कि कोरोना कर्फ्यू है और इस दौरान सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बाजार बंद रहेंगे। सामान्य आवागमन प्रतिबंधित है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अन्य राज्यों और जिलों में माल सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल, इंश्योरेंस कंपनियां, स्वास्थ्य सेवाओं की गतिविधियों को छूट दी गई है। इसके अलावा केमिस्ट, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, दूध और सब्जी की दुकानें और ठेले वालों को इस कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों को डरा दिया है। कहीं जनता कर्फ्यू तो कहीं लॉकडाउन। हॉस्पिटल में जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी डराने वाली है। आज की बात में हम बात करेंगे बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण से लोग कैसे बचें, किस तरह अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, जो भय का माहौल लगातार बन रहा है उससे कैसे अपने आप को दूर कर सकते हैं। तमाम सवालों पर हम बात करेंगे और हमारे साथ में विशेषज्ञ डॉक्टर हमसे जुड़ेंगे। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि जो डर का माहौल बना हुआ है, लोग कैसे उसमें निडर होके अपने आप को रख सकते हैं। तमाम सारे सवाल जिनका जवाब हम जो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनसे हम लेंगे। तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। कुल मिलाकर मकसद यही कि ऐसे समय में, ऐसे संकट के समय में लोग अवेयर हों, लोग जागरूक हों और जो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है, एक जो भय का माहौल है, उससे अपने आप को बचा सकें। तमाम सवाल जिसका जवाब हम अपने डॉक्टर विशेषज्ञ जो हैं उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग साहब, वरिष्ठ चिकित्सक। स्वागत करता हूं। कंसल्टेंट, सर्जन, राइटर, इनोवेटर, तमाम अनुभव उनके साथ और यही अनुभव हम आपके साथ साझा करेंगे, अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे और जानेंगे कि ऐसे समय में जो भयावह स्थिति बनी है, लोग अपने आप को कैसे बचाकर रख सकते हैं, कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और जो तमाम तरह की अफवाहें भी है उससे कैसे अपने आप को दूर रख सकते हैं। स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब आपका। और सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है कि आखिर जो लगातार केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, आखिर उसका कारण क्या है? राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आज हमारा सबसे बड़ा दिन है साल का, नव संवत्सर में आप सबको और हमारे सारे दर्शकों को उसकी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जी, आपको भी। संकट काल में सुरक्षित रहें जी, संरक्षित रहें और सबका ख्याल रखें, मैं ऐसी कामनाएं करता हूं जी। अब जैसे आपने पूछा कि उसका कारण क्या है, देखिए कारण बहुत स्पष्ट है। हम लगातार आप सबके चैनल्स के ऊपर और हर जगह पर ये बात करते चले आ रहे हैं जी कि लोगों के अंदर एक डर और पैनिक का माहौल खड़ा हो गया है जी। इसका कोई कारण नहीं है। लोग हर साल में 2 बार 3 बार वायरल बुखारों से पीड़ित होते हैं और ठीक हो जाते हैं। इसके पहले कभी ऐसा डर नहीं देखा गया। इस डर को फैलाने के पीछे बहुत बड़ा कारण बाजार का है, जो मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि दवाइयाँ नहीं है या दवाइयाँ जो उपयोगी नहीं है उन्हीं का अभाव क्रिएट किया जा रहा है। अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, बिस्तरों का अभाव क्रिएट किया जा रहा है। दवाइयाँ नहीं हैं, उसके अलावा ऑक्सीजन नहीं है। और हम देखेंगे कि जगह जगह जब लॉकडाउन लगा दिया गया है, लोग डर के घरों में बंद कर दिए गए हैं, तो वहां पर खाली पड़ी सुनसान सड़कों पर मैं आपको दिखा सकता हूं कितने सारे निजी एम्बुलेंस हैं या दूसरी एम्बुलेंस है, इतना तेज हुटर मचाती हुई लगातार यहां से वहां दौड़ती रहती हैं, अपने अस्पतालों का विज्ञापन करती हुई। ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। एक हुटर की आवाज निकलती है, आदमी डर के बाहर निकलता है कि अब कौन गया, अब कौन बीमार पड़ा, अब क्या हुआ।
मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बात करना चाहता हूं कि ये जो फैलने का कारण हो रहा है, अगर हम इन मरीजों को सुरक्षित कर देंगे, जैसे हमने पिछली बार भी कहा था कि अगर हम इन मरीजों को अस्पतालों से दूर कर लेंगे, किसी अच्छी जगह पर इनको व्यवस्थित कर देंगे, तो 100 में से 99 मरीज जिनको सामान्य वायरल फीवर हैं, जिनको किसी तरह की दवा की जरूरत नहीं है, वो सुरक्षित हो सकते हैं, वो ठीक हो सकते हैं बिना किसी दुष्प्रभाव के। चलिए, काफी अहम बात डॉक्टर साहब आप कर रहे हैं। एक सवाल और इससे आगे का कि जो म्यूटेशन की बात हो रही है, जो वेरिएंट्स की बात हो रही है, इसकी हकीकत आखिर क्या है? देखिए, वायरस का काम है म्यूटेशन करना। एक्चुअली किसी भी चीज का काम है म्यूटेशन करना। आप देखते होंगे कि पहले जब मच्छरों को मारने के लिए ऑल आउट या दूसरी दवाइयां निकली थी तो मच्छर बहुत तेजी से मरे थे, लेकिन साल दर साल फिर वो दवाइयां उनके ऊपर असरकार नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके खिलाफ अपना म्यूटेशन कर लिया। तो इसी तरह से हर चीज का म्यूटेशन होता है। इंसान म्यूटेशन करते हैं तो ये छोटे छोटे वायरस बैक्टीरिया तो म्यूटेशन करते ही हैं। हमारे जीन्स में जो म्यूटेशन होता है उससे हमारी जो प्रजाति है वो लगातार इंटेलिजेंट और सुंदर और बलशाली होती चली जाती है, हमारी ताकत बढ़ती चली आ रही है। अगर हम देखें उस हिसाब से तो ये वायरस भी करते हैं। ये म्यूटेशन एक सामान्य प्रक्रिया है और इसी म्यूटेशन का असर है कि आपके शरीर को जब ये वायरस का या उसके म्यूटेशन का प्रभाव पड़ता है तो आपका शरीर उसके खिलाफ तुरंत अपनी ताकत खड़ी करने की कोशिश करता है। मैं इसको एक ईश्वरीय वरदान कहता हूं कि इन वायरस के खिलाफ आप दुष्प्रभाव मत पालिए। तो सर, इससे घबराने वाली बात नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका खान पान अच्छा है, अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, अगर आप लगातार धूप में 2-3 घंटे मेहनत करते हैं, पसीना निकालते हैं, अगर आप अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं, खुश रहते हैं, बेफिक्र होकर नींद लेते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों के लिए भगवान ने आपको ईश्वरीय ताकत दी हुई है इम्यूनिटी की। वो इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए, एक छोटा सा उदाहरण है। एक सांप अगर आपको काट ले तो 90% 99% लोग तो सिर्फ इस बात से मर जाएंगे कि मुझे सांप ने काट लिया, फिर भले वो विषैला ना हो। और हम लगातार बात करते हैं कि सांप सारे विषैले नहीं होते, लेकिन फिर भी मौतें हो जाती हैं। तो इसी तरह से अगर आपकी अपनी स्थिति जो है, आपकी मानसिक स्थिति जो है, अगर वो ऐसी स्थिति है कि उसमें नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न हो रही है, तो ऐसे मरीजों को तो हम किसी भी बीमारी से बाहर नहीं निकाल सकते। सर, बिल्कुल काफी अहम बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं। सर, नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन कितना कारगर आप मानते हैं? जिस तरह से अब दिख रहा है कि कई जगह, हालांकि अभी शॉर्ट टर्म ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन कितना कारगर मानते हैं संक्रमण को रोकने के लिए आप? देखिए, संक्रमण को रोकने के लिए किसी भी तरह की पाबंदी तब लगाई जाना थी जब हमारी देश के सीमाओं पर इन बीमारी को लेकर आने वाले मरीजों का आवागमन शुरू हुआ था पिछले साल। आपने उनको अपने देश में आने दिया है, फिर देश में आ जाने के बाद आपने उनको हर बड़े शहर से, राज्यों से उनका पलायन करवाया है, मतलब आपने उनको गांव-गांव पहुंचा दिया। आज कोरोना या वायरल फीवर आपके घर घर में पहुंचा हुआ है। अब इस समय पर लॉकडाउन या किसी भी तरह की सख्ती का क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं बहुत छोटी सी बात हमारे सारे नीति नियंताओं से पूछना चाहता हूं जिनके हाथ में व्यवस्था का चाबुक है, वो वहां ऐसे कमरों में बैठकर ये सारे ब्यूरोक्रेट्स और बाबू उन व्यवस्थाओं को कर रहे हैं और लगातार इनके बयान हम अखबारों में, टीवी में, मीडिया में देख रहे हैं कि हम ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, हम इंजेक्शन की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि जब रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोई प्रभाव ही नहीं है, दुनिया भर का मेडिकल साइंस ये कह रहा है कि ये दवाई किसी काम की नहीं है और जिन मरीजों में दिया गया उनमें नुकसान ज्यादा हुआ है, तो फिर इस दवा के पीछे पैनिक क्यों है? मुझे कोई समझाए इस बात को कि ये पैनिक क्यों मचाया जा रहा है। जिस बीमारी में, वायरल फीवर में आपके शरीर की इम्यूनिटी काम करती है, अगर आप उसमें अनर्गल दवाइयां लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी और कमजोर होती है, बीमारी को और बढ़ने का मौका मिलता है। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के सलाह है, बिल्कुल नहीं डरिए, बिल्कुल नहीं। चलिए, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल और बनता है, बिल्कुल बहुत तेजी के साथ इस बार अगर हम पिछली बार की तुलना करें तो इस बार काफी तेजी के साथ जो संक्रमण है वो फैल रहा है, लेकिन क्या हम इस बात से संतुष्ट हो सकते हैं कि जो डेथ रेट है वो पिछले तुलना में इस बार कम है? तो ये माना जा सकता है कि जो वायरस है उतना ताकतवर नहीं है और यही कारण है कि बहुत जितना इफेक्ट पिछली बार किया था इतना इफेक्ट इस बार नहीं कर रहा है लोगों को वो? देखिए राजेश जी, इस बार भी जो डेथ हो रही हैं वो डेथ डर और घबराहट के मारे हो रही हैं। आप याद करिए पिछले 15 दिन का सिनेरियो कि ऑक्सीजन नहीं होने से मौत हो गई, रेमडेसिविर नहीं होने से मौत हो गई, अस्पताल में इतनी भीड़ थी कि आदमी डर के मारे उसकी मौत हो गई।
तो इस मौत के पीछे कोरोना कहाँ है, मुझे बताइए। इस मौत के पीछे तो ऑक्सीजन नहीं होना हुआ ना, व्यवस्था नहीं होना हुआ ना, दवाइयां नहीं होना हुआ ना। जो हम एक तरह से बात करते हैं कि हम आपसे कहें कि ये इंजेक्शन है, आप लगा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, तो आधा मरीज ठीक हो जाता है। तो यहाँ डर के माहौल में या ऐसे माहौल में कि आप उससे क्यों कहते हैं कि रेमडेसिविर से तुम बच जाओगे, मत कहिए ना, रेमडेसिविर से कोई बचाव नहीं हो रहा है जी। तो यहाँ दिक्कत ये हो रही है कि एक व्यवस्था और तंत्र बाजार के साथ खेल रहा है, और दुर्भाग्य है कि देश के हमारे नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और पूरा सिस्टम बाबुओं की वजह से बाजार का एक तरह से उनका मुखौटा बन गया है, और वो सब बाजार कह रहा है वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि हर साल हम मार्च अप्रैल में इतना वायरल इन्फेक्शन देखते हैं, सब लोग बीमार पड़ते हैं, 10-10, 15-15 दिन उनका शरीर टूटा रहता है, उनके बुखार आता रहता है, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। आज के पहले तक क्यों नहीं मरते थे इस तरह से लोग? 50 से 60 लाख मौतें हैं जो हर साल न्यूमोनिया से होती हैं हमारे देश में, टीबी से 5 से 7 लाख 8 लाख मौतें होती हैं। इस साल वो मौतें कहाँ हैं? व्यवस्था अच्छी हुई, मास्क पहनना चालू हुआ, लोगों ने अपना खाना पीना अच्छा किया, तो देखिए बीमारियां कितनी कम हो गई। आज आप 70-80 लाख मौतें कम कर चुके हैं, और 1 लाख मौतों के उस फर्जी आंकड़े से डर रहे हैं जो व्यवस्था और डर की वजह से हो रही है। तो ये व्यवस्था ठीक होना चाहिए जी। तो सर कुल मिलाकर कहना यही है आपका कि जो पैनिक है वो फैलाया जा रहा है, इतना पैनिक नहीं है, क्योंकि जब शुरुआत इसकी हुई थी देश में और प्रदेश में कोरोना की, उस समय जो हेल्थ सिस्टम था वो इतना पुख्ता नहीं है, लेकिन अब इन पिछले 1 साल में उसको काफी मजबूत कर लिया गया है, और यही कारण है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सर एक सवाल और यहाँ पर बन रहा है, ये देखा जा रहा है कि जो यंग एज के लोग हैं उनमें ज्यादा संक्रमण फैल रहा है, उसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्या ज्यादा लापरवाह ये इस एज ग्रुप के हैं, या क्या वजह है इसके पीछे? देखिए राजेश जी, पहली बात तो ये समय है वायरल फीवर का जी। ये समय हमको अगले कुछ महीनों बाद फिर मिलेगा जब मौसम फिर बदलेगा। देखिए अभी ठंड से गर्मी की तरफ मौसम बदला है, अभी बारिश से फिर ठंड की तरफ मौसम फिर बदलेगा सितंबर अक्टूबर में, जो हम लगातार बात कर रहे हैं। तो इस वजह से इस समय पर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी वायरल फीवर के, सांस की बीमारियों के मरीज ढेर बढ़ेंगे। आपके एक घर में एक मरीज को सर्दी जुकाम बुखार होता था, याद करिए, घर का सारे सदस्य बीमार पड़ जाते थे। उसके लिए किसी को कोई हेट नहीं होती थी, घृणा नहीं होती थी, नकारात्मक इश्यू नहीं होता था, डर नहीं होता था। ठीक है, हो गया है, सर्दी जुकाम बुखार ठीक हो जाएंगे, गरम गरम पानी पीजिए, गरम चीजों को लीजिए, ताजा बना भोजन लीजिए, धूप में बैठिए, अपने हाथ पैरों का, नाक मुंह का ध्यान रखिए, बार बार साफ करिए, मास्क पहनिए या कपड़ा लपेटिए। हम ये व्यवस्थाएं लगातार करते चले आ रहे हैं, सालों साल से करते चले आ रहे हैं। तो इस साल ऐसा नया क्या हो गया? इस साल आपकी बीमारी के साथ बाजार खड़ा हो गया है, व्यवस्था खड़ी हो गई है, और एक आपदा फंड खड़ा हो गया है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, जिसका कोई ऑडिट नहीं होगा। और आप देखेंगे कि ये अंधा बाटे रेवड़ी, चीन कर दे की तरह से ये लोग अपने अपने लोगों को, अपने अपने अस्पतालों को, अपने अपने डॉक्टरों को पैसा बांट रहे हैं, और पब्लिक की दुर्गति हो रही है। तो सर ये मान लिया जाए कि हर जो छोटी मोटी बीमारी है जो अक्सर लोगों को होती है, सर्दी जुकाम हल्का बुखार, वो कोरोना नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने फिर एक छोटा सा उदाहरण रखता हूँ कि पहली बात जो हम लगातार सबसे कह रहे हैं वो फिर ये बात है कि आपको अगर कोई भी चीज का संक्रमण होता है तो उसके लक्षण आने में 4 से 5 दिन लगते हैं। सामान्य वायरल फीवर इन 4 से 5 दिन में खुद अपने आप आपके शरीर की ताकत से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी के संपर्क में आ गया और मुझे संक्रमण हो सकता है, तो आप एकदम तुरंत डर के अस्पताल या कोविड जांच केंद्र में मत दौड़ जाइए, जहां पर 400-500 लोगों में पता नहीं कितने संक्रमित हैं, और आप उनके बीच में घंटों खड़े रहेंगे जांच कराने के लिए। और अगर आप संक्रमित नहीं होंगे तो या तो संक्रमण ले आएंगे वहां से, और अगर आप संक्रमित है तो वो 400-500 को संक्रमित कराएंगे। सेंट्रल एसी वाली व्यवस्थाओं में ऐसी किसी भी जगह पे भीड़ भाड़ में आप बिल्कुल जाके खड़े मत होइए जहां पर हवा अंदर ही अंदर सर्कुलेट हो रही है। अगर आप अपनी गाड़ी में अकेले हैं तो आपको बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है, कोई मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में अकेले हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह से मैं कहता हूं कि जब आपकी व्यवस्थाओं में आपको ऐसा लगता है कि आपको संक्रमण हो सकता है, तो जब आपके लक्षण आने लगे, जो सामान्यतः हम 5 से 8 दिन का समय मानते हैं होने के बाद, उस समय पर आपको जांच कराने की व्यवस्था करना चाहिए। और कोशिश करिए कि वो जांच आपकी भीड़ से अलग हो, या तो आप व्यवस्था को अपने पास बुला सके। हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि मोबाइल जांच केंद्रों की व्यवस्था की जाना चाहिए। आप अस्पतालों से, स्वयंसेवी संस्थाओं से, लोगों से, समाज के बड़े बड़े ऐसे
समाज सेवकों से निवेदन कर सकते हैं कि वो हर मोहल्ले में एक एम्बुलेंस और एक डॉक्टर नर्स खड़ी कर सकते हैं। हम ये पिछले 1 साल से हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं लगातार कि इन व्यवस्थाओं को करिए। वो आपके घर घर में जांच कर लेंगे, उन मरीजों को दौड़ना नहीं पड़ेगा, उन लोगों को अस्पतालों तक नहीं भागना पड़ेगा। और अगर कोई पॉजिटिव आ भी जाता है तो आप उसको बहुत अच्छे से समझा के उसके घर में उसका पूरा जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिनको हम कहते हैं कि उसको क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो हम बार बार सबको बता रहे हैं पूरी दुनिया के। तो सर आपका अनुभव ये भी कह रहा है, सर आपका अनुभव ये भी कह रहा है, एक लंबा अनुभव आपका इस फील्ड का है, तो आपका अनुभव ये भी है कि अगर व्यक्ति स्वयं अपने आप को ऑब्जर्व करते रहें, अगर सामान्य तौर पर उसको कुछ लग रहा है, हल्की सर्दी जुकाम खांसी हल्का बुखार, तो वो उसको स्वयं वाच करके उसके अकॉर्डिंग वो अपना ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर से सलाह पर कर सकता है, जब तक कोई ज्यादा उसको तकलीफ नहीं है। बिल्कुल जी। और देखिए बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे हम बात करते हैं तो आप अपना जितना भी फेफड़ों की एक्सरसाइज है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, जिसमें मैं कहता हूँ कि एक छोटा सा आप शंख बजाने की अगर प्रक्रिया करते हैं तो शंख बजाना बहुत बड़ी चेस्ट की एक्सरसाइज है। अगर हम एक छोटा सा ऑक्सीजन का पल्स ऑक्सीमीटर अपने पास रखते हैं, अपनी ऑक्सीजन देखते रह सकते हैं आप, जो 500-700 रुपए में आ जाती है। अगर आपको वो भी नहीं चाहिए तो आपके पास घड़ी के अंदर वो उपलब्ध होता है कि जिसमें आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन देख सकते हैं, पल्स देख सकते हैं। आपको घबराने की जरूरत क्यों है? इसके अलावा आपको किसी साधन की जरूरत नहीं है, आपको कोई सीटी स्कैन रोज रोज नहीं कराने की जरूरत है। और सीटी स्कैन भी मैं कहता हूँ कि चेस्ट की वो बड़ी जांच कराने आपको उस सेंटर में नहीं जाना है जब दिन में सैकड़ों लोगों का सीटी स्कैन हो रहा है और सब संक्रमित हैं। आप सोचिए, आप नहीं है, आप वहां जाके संक्रमण ले आएंगे, क्योंकि वो केंद्र स्टरलाइज नहीं हो रहे हैं। एक मरीज के बाद वहां पर दूसरे मरीज के बीच में 2 घंटे 4 घंटे का अंतर नहीं है, वहां लाइन से रेलगाड़ी चल रही है, तो उस रेलगाड़ी में आप बैठेंगे तो आपको भी संक्रमण। चलिए सर, 2 छोटे छोटे सवाल और अंत में है, चूंकि वक्त की कमी है। एक सवाल तो ये कि वैक्सीनेशन का काम भी बहुत तेजी के साथ हो रहा है, किसी को पहला डोज लगा है, किसी को दोनों डोज लग गए हैं, फिर भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। डोज लगने के बाद, वैक्सीनेशन हो जाने के बाद कितना व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है? देखिए, पहली बात तो वैक्सीन अभी भी ट्रायल की फेज में है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे बात करता हूं कि वैक्सीन के पीछे अंधी दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी तरह का कोई संक्रमण का डर नहीं है तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ, लेकिन वैक्सीन अगर आपको सरकारी आदेशों के अनुसार आपको पात्रता है और आपको लगाई जाना चाहिए तो आप बिल्कुल वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि उससे एक तो आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बड़ी ताकतवर हो जाएगी, आपको एक खुद के ऊपर भरोसा हो जाएगा कि मुझे वैक्सीन लग चुकी है। और उसके बाद इस वैक्सीन का दूसरा डोज जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि किसी भी दिखावे में मत जाइए, आपको कम से कम 3 महीने बाद दूसरा डोज लगाना है। और इन वैक्सीनों को लगाने के पहले भी आपको अपना एंटीबॉडी टाइटर कराना चाहिए कि आपके अंदर इम्यूनिटी बनी है कि नहीं बनी है। और मैं आज फिर एक चीज आपके माध्यम से पूरी दुनिया को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हर साल फ्लू के इंजेक्शन, फ्लू के वैक्सीन सबको लगाए जाते हैं। ये 6 महीने के बच्चे से लेके कितनी भी उम्र तक के लोगों को लगाए जा सकते हैं। अगर उसमें कोई बहुत गंभीर मेडिकल डिसीज ना हो तो वो आपका डॉक्टर आपको बता सकता है। अगर हमारे सब लोग, अगर सरकार हमारी बात सुन रही है और हर व्यक्ति को, जो कि कोरोना वायरस के वैक्सीन लगाने की बात अलग है, लेकिन अगर हम हमारे सब लोगों को जो 6 महीने से ऊपर हो सकते हैं, हम यहाँ गर्भवती महिलाओं तक को लगाने के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इसके अंदर डिक्लेयर्ड हैं, तो अगर ये फ्लू के इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं जिसको हम क्वाड्रीवेलेंट इंजेक्शन कहते हैं, तो ये जो 99% कॉमन वायरल फीवर के मरीज पूरी भीड़ को एक तरह से डरा रहे हैं, वो मरीज बहुत कुछ सिमट जाएंगे। और चलिए सर, आखिर में एक अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। हर व्यक्ति के जहन में ये सवाल है कि जो ये वेव है, जो दूसरी वेव जिसे कह रहे हैं, ये कितनी लंबी चल सकती है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो पिछली पहली वेव थी वो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने काफी संक्रमित माने गए थे। अब 8 मार्च से इसने रफ्तार पकड़ी है। किस तरह की उम्मीद है इस वेव को लेकर सर? देखिए, वायरल फीवर के ये 2 महीने का समय है। मेरा मानना है ये 2 महीने जनता के लिए बाकी कष्टकारी इस तरह से हैं कि वायरल फीवर के डर से वो बाकी सब चीज़ों में अपने आप को समझ लेंगे और उसमें वो परेशान होने लगेंगे। और इसी तरह से ये जब अगली बार सीजन आएगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, तब 2 महीने के लिए फिर एक पीक आएगी जो हम लगातार बात कर रहे हैं। तो अभी हमको इस पूरे 1 साल सबको संभाल के रखना है। अपने आप को सुरक्षित रखिए, संगीत सुनिए, अपना सब वो काम करिए जो आप कभी जीवन में ना कर पाए, और इतना अपने आप को आनंदित रखिए, घर परिवार के साथ समय बिताइए। आप देखिए, भगवान ने आपको मौका दिया है कि आज आप जिंदगी एंजॉय करें, प्रकृति से जुड़ें, पेड़ पौधे लगाएं, अपने जल स्रोतों का संरक्षण करें, साफ सफाई करें। आप आने वाली नस्लों के लिए कितना अच्छा माहौल खड़ा कर सकते हैं, कितना अच्छा वातावरण खड़ा कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर भुवनेश गर्ग साहब, वरिष्ठ चिकित्सक, कंसल्टेंट, सर्जन, राइटर, इनोवेटर, तमाम अनुभव उनके जो उन्होंने
न्यूज वर्ल्ड के दर्शकों के साथ साझा किए और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, संभलने की जरूरत है और कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित रखने की जरूरत है। आप मास्क जरूर लगाइए, आप डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथों को बार बार आप साबुन से आप धोइए, अच्छी तरीके से सैनिटाइज करिए और तमाम तरह के इस तरह के आप उपाय करेंगे, निश्चित तौर पर आप कोरोना की इस महामारी से अपने आप को बचा पाएंगे, अपने लोगों को बचा पाएंगे और जो लगातार भयावह स्थिति बनी है, जो हम लगातार कह रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स मिलेगा और जो संकट की घड़ी है वो भी इसी तरह मिलजुल कर निकल जाएगी। हमारी इस चर्चा में आज बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।